अक्सर हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि किसे केस में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है। समझ में नहीं आता कि किसे बनाए किसे ना बनाए। क्या नॉन नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी या मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी के कारण हमारा सूट खारिज हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से पक्षकार होता है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, मतलब हु आर नेसेसरी पार्टी एंड हु आर प्रॉपर पार्टी। ऐसे कौन से केसेस, ऐसे कौन सी पार्टीज है जिन्हें पक्षकार बनाया जा सकता है और ऐसी कौन सी पार्टीज है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है। ये दोनों चीजें आज के इस सेशन में हम समझें, है ना। तो और 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 इसके साथ साथ कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या कोई पर्सन अपने हक त्याग दे तो उसे पक्षकार बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई पक्षकार का हित निहित है, मतलब किसी के राइट्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो आपके साथ केस लगाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ये दोनों चीजों को भी हम ध्यान से इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस वैसे मैंने आपको वर्बली बता दिए हैं, फिर भी ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉर्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु कैन बी जॉइंट एज अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट। दूसरा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट if certain person having right not ready to sue. Fourth question है what if someone has relinquished his right, अगर किसी ने अपना हक त्याग दिया है तो क्या होगा। then whether such person can be defendant against whom no relief is claimed, क्या ऐसे पर्सन को भी पक्षकार बनाया जा सकता है जिसके खिलाफ आपने कोई सहायता नहीं चाहिए, है ना। फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, है ना। ये सारी चीजें इस सेशन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हु कैन बी जॉइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो बेसिकली प्लेंटिफ या डिफेंडेंट पार्टीज बनाने का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो ऑर्डर 1 रूल 1 और 3 में देके रखा है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी के खिलाफ रिलीफ मांग रहे, वो सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हुई हो या डिफरेंट चेन ऑफ ट्रांजेक्शन से अराइज हुई हो, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से अराइज हुई हो, उन्हें आप पक्षकार बना सकते हैं, है ना। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट से, जो एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है, सीपीसी में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना। तो दो तरीके के पार्टीज होती है ये बताया गया है। दो पार्टीज कौन सी होती है, एक होती है नेसेसरी पार्टी, दूसरी होती है प्रॉपर पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी ऐसी होती है जिनके बिना कोई दावा या कोई डिक्री इफेक्टिवली पास की ही नहीं जा सकती, है ना। और अगर नेसेसरी पार्टी को इंप्लीड नहीं किया गया है तो उस आधार पर ही दावा निरस्त किया जा सकता है। ऐसी पार्टीज को कहते हैं नेसेसरी पार्टी। वहीं प्रॉपर पार्टीज ऐसी पार्टीज होती है जिन्हें अगर पक्षकार बनाया जाता है तो उनकी प्रेजेंस में कोर्ट इनेबल हो जाती है कंप्लीटली, इफेक्टिवली और एडिक्वेटली किसी भी केस को एडजुडिकेट करने में। अगर उन्हें पार्टी नहीं बनाया जाता तो कोर्ट शायद कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाएगी, इफेक्टिवली जस्टिस नहीं कर पाएगी और पर्याप्त जस्टिस नहीं कर पाएगी अगर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तो इसीलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए होता है। तो ऐसे ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, नेसेसरी पार्टी होना चाहिए या फिर प्रॉपर पार्टी होना चाहिए। अगर वो नेसेसरी की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करती है, प्रॉपर की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करती है, तो फिर उसे वो मिस जॉइंडर कहलाएगा। तो वो फिर 7-11 लगा के अपने आप को कम करा सकता है, डिलीशन की अर्जी लगा सकता है कि हमें डिलीट किया जाए, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि कौन सी नेसेसरी पार्टी होती है, कौन सी प्रॉपर पार्टी होती है। तो नेसेसरी पार्टी का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई बहन ने, जैसे 5 सिबलिंग्स है, 3 भाई 2 बहन है। एक बहन ने अपना हक त्याग कर दिया लेकिन दूसरा हक त्याग करने के लिए रेडी नहीं है, उसने हक त्याग नहीं करा और वो डिमांड कर रही है। तो अब जो डिमांड कर रही है उसने सिविल सूट फाइल करा, तो क्या जिसने हक त्याग कर दिया है क्या उसे भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, है ना। ये एक इशू रहेगा, क्योंकि हक त्याग कर दिया तो उसके तो राइट्स खत्म हो गए, वहां पर उसके राइट्स रेलिंक्विश हो गए, लेकिन उसे पक्षकार बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने हक त्याग करा या नहीं करा और किसके फेवर में करा, ये भी उस पार्टीशन के दावे में एक इशू रहेगा। और इस इशू को तभी एडजुडिकेट किया जा सकता है जब वो उस केस में पक्षकार हो। अगर वो उस केस में पक्षकार ही नहीं है और ये इशू एडजुडिकेट हो गया
मतलब एविडेंस भी लीड करना पड़ेगी उस स्लाइड में, प्लीडिंग भी होना चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए ना, तभी वो एडजुडिकेट हो पाएगा। और ये इशू को एडजुडिकेट करने के लिए उसका उस केस में पक्षकार होना जरूरी है, इसलिए वो इस केस में पार्टीशन सूट में अपने राइट्स को रेलिंक्विश करने के बाद भी नेसेसरी पार्टी होगी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन रख लेंगे। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट नेसेसरी पार्टी का और प्रॉपर पार्टी का। प्रॉपर पार्टी का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये तो नेसेसरी पार्टी का एग्जांपल हुआ। सो अभी हमने समझा एग्जांपल नेसेसरी पार्टी का, अब हम समझेंगे एग्जांपल प्रॉपर पार्टी। मैं बताता हूं, मेरा ये केस है। उसमें क्या हुआ था कि एक इंदौर में फेमस मॉल है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजर आइलैंड मॉल, है ना। उन्होंने अपना टॉप फ्लोर जो था वो जो है लीज पर दे रखा था एक एबीसी कंपनी को, और उस एबीसी कंपनी ने वहां पर फूड कोर्ट डिजाइन करके अलग अलग फूड वेंडर्स को रेंट पे दे दिया। अब हो ये रहा था कि जिनको उन्होंने रेंट पे दिया था, मतलब फूड कोर्ट पे जो फूड वेंडर्स थे उनको, वो फूड वेंडर्स तो प्रॉपरली टाइम पर किराया दे रहे थे, बट जो जिसने लीज पर वो प्रॉपर्टी ली थी एबीसी कंपनी, वो टाइमिंगली लीज के अकॉर्डिंगली ट्रेजर आइलैंड को रेंट नहीं दे रही थी। और इस कारण से ट्रेजर आइलैंड ने क्या करा, कभी पानी की सप्लाई बंद कर देते थे, कभी लाइट की सप्लाई बंद कर देते थे, मतलब तंग करते थे कुल मिला करके। और इस कारण से जो फूड वेंडर्स थे वो वहां पर अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, वहां पर अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम खाली कर देते हैं, व्यापार तो वैसे भी यहाँ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने जो है दुकानें खाली करना शुरू करी, लेकिन उन्होंने 2-3 लाख रुपए वहां पर जो है आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट दिया। वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिल रहा था, और सिक्योरिटी अमाउंट दिया था एबीसी कंपनी को। रिकवरी होना थी सिक्योरिटी अमाउंट की एबीसी कंपनी से, बट उसमें कुछ क्लॉज थे कि आप इतने दिनों के पहले खाली नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था एबीसी कंपनी के साथ, लेकिन इस केस में ट्रेजर आइलैंड एक प्रॉपर पार्टी था और हमने उसे प्लीड करा। हाईकोर्ट ने भी उसे मेंटेन रखा। ट्रेजर आइलैंड ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी 7/11 में जो उनकी निरस्त हुई। हाईकोर्ट ने भी उस निरस्तगी को कंफर्म किया कि आप प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हो। आप भले नेसेसरी पार्टी नहीं हो, लेकिन आप प्रॉपर पार्टी हो। कि तंग किया जा रहा था और एबीसी जो है वो ट्रेजर आइलैंड को रेगुलर रेंट नहीं दे रही थी, और इस कारण से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो ये सारे इश्यूज जो डील करना है ना कोर्ट को, तो इसके लिए इसको एडजुडिकेट करने के लिए ट्रेजर आइलैंड वाज अ प्रॉपर पार्टी। ये हेल्ड करा था हाई कोर्ट ने। आप चाहेंगे तो मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा, ये जजमेंट को भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको सहायता हो जाएगी, है ना। और ये दोनों डेफिनेशन जो है नेसेसरी पार्टी की और प्रॉपर पार्टी की, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बालूराम वर्सेस पी चेलाथंगम and this case is reported in 2015 part 13 SCC 579, इसमें ये रिपोर्टेड है केस, है ना। ये जजमेंट पढ़िए, इस जजमेंट से ही ये डेफिनेशन निकल के आई है, नेसेसरी पार्टी की भी और इस प्रॉपर पार्टी की, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, प्रॉपर पार्टी कौन होता है और नेसेसरी पार्टी कौन होता है ना। इसके साथ में हमने ये भी एग्जांपल्स देख ली कि रेलिंक्विश, अगर कोई अपने राइट्स को रेलिंक्विश कर देता है तो भी उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि वो नेसेसरी पार्टी की डेफिनेशन में आता है ना। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या ऐसा पर्सन जो आपके साथ में दावा लगाने के लिए रेडी नहीं है, उसके राइट इन्वॉल्व है ना, उसके राइट इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने सिबलिंग्स का एग्जांपल लिया था, 5 सिबलिंग्स है, एक जो है एक बहन जो है वो दावा लगाने के लिए रेडी नहीं है, वो नहीं चाहती हिस्सा लेना। तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिफेंडेंट बना देंगे, आप उसको डिफेंडेंट बना देंगे। अगर वो प्लेंटिफ बनने के लिए रेडी नहीं है कोई पर्सन, उसके राइट इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो प्लेंटिफ बनने के लिए रेडी नहीं है, आपके साथ दावा लगाने के लिए रेडी नहीं है, सिंपली उसे डिफेंडेंट बना दीजिए। उसके राइट्स है ना, तो उसे डिफेंडेंट बना दीजिए। वो डिफेंस में आके बोल देगी कि मेरे भी राइट्स हैं, या बोल देगी कि मुझे नहीं लगाना केस, है ना, तो मुझे मत दो, या जो भी बोलना है वो अपना जो डिफेंस है या अपना जो प्लीडिंग है वो कर सकेगी, और फिर उसको कोर्ट एडजुडिकेट, है ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी? कई बार क्या होता है, जैसे हम इसको दो तरीके से समझेंगे, इसमें टॉर्चस लाइबिलिटी भी हो सकती है और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी भी हो सकती है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। क्या होता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ओनर की, तो जब ड्राइवर उस गाड़ी से कोई टॉर्ट कमिट करेगा,
तो ड्राइवर एंड ओनर ऑफ दैट व्हीकल आर वाइकेरियसली लायबल, दोनों की लाइबिलिटी है ना, दोनों की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। लेकिन उस ऑनर ने एक इंश्योरेंस लेके रखा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कि अगर उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, है ना। तो ये तीनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, और ये तीनों इस केस में नेसेसरी पार्टी हैं। अगर आप इनको नहीं बनाओगे तो सामने वाला जब ओनर है वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि इन्हें पक्षकार बनाया जाए ना, उसको कहते हैं 110 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन फाइल होगी कि आप पक्षकार इसको भी बनाया जाए, मैंने इससे इंश्योरेंस लेके रखा था। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन अलाउ होगी तो उस आधार पे आपको फिर एक अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूँ और ये नाम इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, तो आपकी प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर नोटिस दे रहे हैं और वहां पर रिप्लाई में कुछ आता है कि सो एंड सो के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और कोई थर्ड पार्टी की किसी की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो उसे भी केस में अगर आवश्यक हो तो पक्षकार बनाइए, है ना। अगर वो आवश्यक पक्षकार है तो पक्षकार बनाइए। तो ये था कॉन्सेप्ट, हु कैन बी पार्टीज टू द पिटिशन और अ सूट और एन एप्लीकेशन, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।